नमस्कार, स्वागत है सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा पर हमने इससे पहले वाली क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर एक रणनीति बनाई थी, एक योजना बनाई थी कि इस प्रकार से हमें पहले किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, बाद में किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए। टॉपिक नहीं, यूनिट होती है। टॉपिक इस यूनिटों के अंदर टॉपिक है और उन टॉपिक के सब टॉपिक्स के ऊपर हमें काम करना होता है। तो मैं आपसे पिछली बार जब मिला था एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पहले वाले टॉपिक है, अगर हम आज भी हमने कुछ नहीं किया है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने लग गए हैं, तो हमें सबसे पहले एमपीजीके पढ़ना चाहिए, आयोग पढ़ना चाहिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमें खेल एवं करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपकी तैयार हैं तो आपका ये लगभग मान के चलिए कि आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, 60 नंबर के क्वेश्चन आप इन्हीं चीज़ों में से देखोगे, यानी कि 55 से 60 का जो एवरेज है और ये यहीं पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें बची थी और वो आज हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि उनके लिए क्या रिसोर्सेस हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, और इनके लिए भी मैंने आपको रिसोर्स बताए हैं। समय आने पर इन जो एमपीजीके हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक जो ऐसे होते हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर प्रीलिम्स में क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि एमपीपीएससी के लिए इतिहास को, संविधान को, भूगोल को, अर्थशास्त्र को, हालांकि इनका वेटेज कम रहता है, लेकिन वेटेज कम हो या ज़्यादा हमें कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है वो वाकई में बहुत बड़े स्तर पर पहुँच गई है और उसको पार करने के लिए हमें हर सब्जेक्ट को नहीं, हर टॉपिक को नहीं, हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक को पढ़ना होगा। तभी जाकर हमारे चीज़ें क्लियर होगी और हम आने वाली प्रतिस्पर्धा में अपना नाम मेरिट लिस्ट में या कट ऑफ लिस्ट में बिल्कुल देखेंगे। तो इसी के लिए हम जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज जो आप ये क्लास देख रहे हो, इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, संविधान पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, विश्व का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान और बचा कुचा जो ज्ञान होता है उसे विविध ज्ञान में समेट लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें अगर आपके पास तैयार हैं, उसके बाद अगर ये तैयार करते हो तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है कि आपको और प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। मुझे लगता है कि इसके बाद तो बस टेस्ट ही बचते हैं, वन लाइनर फैक्ट ही बचते हैं और कुछ नहीं बचते हैं। तो हम बात करेंगे इतिहास की। आज हम खासकर ये तो मैंने पहले वाली क्लास में करवाए थे। अब ये जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन बचा है, ये हमारे पास ये भी हमें कवर करना पड़ेगा। हालांकि इन 40 नंबर के लिए थोड़ी सी माथाफोड़ी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा है, 40 नंबर ही आते हैं। यहाँ थोड़ा सा कम है और 60 नंबर आता है, लेकिन ये 60 नंबर कवर करना पड़ेगा, इसीलिए तभी होगा 60 नंबर। उसके अलावा 40 नंबर जो हैं ये आप 40 नंबर ला सकते हो। इसमें से 40 में से आप 20 से या 25-22 क्वेश्चन जो हैं वो वैसे ही बन जाएंगे, वो हर कोई बना सकता है। वो मुझे लगता है कि अगर एमपी पुलिस की तैयारी करने वाला है, रेलवे की तैयारी करने वाला बंदा है, वो भी कर सकता है। लेकिन जब पीएससी अगर आपको निकालना है तो इन 40 में से भी आपको 30+ नंबर चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ ऐसे ही संकेत दे रही हैं। जब पिछली बार कट ऑफ की बात आई थी तो लोग 65 से 67 से या 70 की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 73 कट ऑफ पहुँच गई, जिसमें ओबीसी और जनरल को तो बराबर का दर्जा दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखकर चलना पड़ेगा। हालांकि कट ऑफ क्या रहेगी ये तो पेपर ही डिसाइड करता है, ये कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं होती है। अगर पेपर आसान है तो सभी के लिए आसान होगा, अगर पेपर मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल होगा, और उसी के आधार पर बनेगी आपकी कट ऑफ। चलिए, तो हम बात करते हैं इतिहास की कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है। इतिहास में सबसे पहले इतिहास से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक नजराना दे दूँ उसका। इतिहास से जब आप पढ़ते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता, अगर इतिहास का आपने पढ़ लिया, क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत विकराल है, बहुत विस्तृत इतिहास है, और अगर इसको आप पढ़ने बैठोगे तो मुझे लगेगा बहुत बड़ा इतिहास है, कैसे कवर करोगे। लेकिन हमें क्या है कि जो प्रीलिम्स पूछ रहा है एमपीपीएससी का, अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हो, अगर आप प्रीलिम्स के लिए बैठे हो अभी, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए इतिहास को। जैसे आप मान लो इतिहास में क्या पढ़ना है, इतिहास में सबसे पहले पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री, जो सबसे बड़ा वेटेज रहता है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इतिहास में भी आप सबसे पहले प्राचीन ना लगे बैठे। प्राचीन में तो मुझे लगता है कि बहुत कम मार्जिन रहता है प्राचीन से पूछने का। सबसे ज़्यादा जो इतिहास का जो हिस्सा रहता है, चाहे यूपीएससी की बात करो चाहे एमपीपीएससी की बात करो, इतिहास से आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से आधुनिक भारत के क्वेश्चन से पोर्शन से आते हैं।
उसके अलावा आधुनिक भारत के से क्या है कि आधुनिक भारत में जीके वाला पोर्शन बहुत बड़ा बन जाता है। आधुनिक भारत में सेगमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आधुनिक भारत का जो है बहुत बड़ा है वाकई में। जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक पड़े, तो हमें लगभग एक एरा मानते हैं कि 1757 जैसे बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध, बीच में जो बेदरा का युद्ध होता है, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे युद्ध होते हैं, कृषक विद्रोह जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, कृषक विद्रोह, नागरिक विद्रोह, इस प्रकार से हमें धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाना है। 1857 क्रांति में किस व्यक्ति ने कहाँ से संघर्ष किया, इस प्रकार की चीज़ें पिछली बार पूछी गई थी कि भोपाल से 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमें आधुनिक भारत का इतिहास है वो हमें 1757 के बाद का एरा देखना है। 1757 के बाद का इसलिए बोला जाता है, ऐसा नहीं कि 1756 में जो था वो मध्यकालीन चल रहा था और एक साल में ही जैसे ही 1 जनवरी 1757 आया और हम आधुनिक भारत पढ़ने बैठ गए। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं आपको मेंस पढ़ने के लिए, मेंस को समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को आप मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। आपको फिल्म्स के लिए आपको यहाँ से फैक्ट पढ़ना चाहिए। 1757 में जैसे आपने बात करी प्लासी के युद्ध की, तो आप अगर प्लासी के युद्ध की बात करते हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो फिल्म्स के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि फिल्म्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर फिल्म्स क्लियर करना है तो फिल्म्स के हिसाब से प्लासी का युद्ध को फिल्म्स के हिसाब से कवर करना चाहिए। अब इस प्लासी का जो युद्ध है, ये युद्ध अगर आप यूपीएससी की तरह जब यूपीएससी का प्रीलिम्स की भी अगर देखोगे ना, तो यहाँ तो बहुत बड़ा विकराल रूप हो जाएगा इसका, क्योंकि इससे बंगाल पे क्या प्रभाव पड़ा, इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। लेकिन एमपीपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाता। एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि इस समय बंगाल का नवाब कौन था, ये कब होता है, पहली बार इसका सन पूछा गया, ठीक है। ये इसके समय बंगाल का नवाब कौन था, इस वक्त अंग्रेज का ये कौन था, अंग्रेज का उस वक्त गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अंग्रेज की तरफ से, वो कौन था। उसके अलावा जो जिसकी सहायता से जीता गया उनका नाम वगैरह, इस प्रकार के फैक्ट वहाँ से प्लासी के युद्ध से जितने भी फैक्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि प्लासी के युद्ध को एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बंगाल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, फिर आपको कोड दे दिए जाएंगे, फिर 1-2 सही है या 3-4 सही है, इस प्रकार से नहीं दिया जाता। एमपीपीएससी प्रीलिम्स इस प्रकार से काम नहीं करती। लेकिन हाँ, हमें उसके फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत भारी, जब आपको फैक्ट नहीं पता होते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो ये भी आपके सामने चुनौती है कि आप फैक्ट कितने इकट्ठे कर सकते हो। तो आधुनिक भारत का इतिहास, उसके अलावा अगर आप मध्यकालीन में देखोगे तो मध्यकालीन में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़, विषय वस्तु अगर आपको पढ़ना है तो मध्यकाल तो सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि दिल्ली सल्तनत और अकबर मुगल का काल, जो मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत, यहीं से प्रश्न बनते हैं। फिर एक बार प्रश्न बना था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक किस वंश ने राज किया, सबसे कम वंश तक किसने राज्य किया, सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाला जैसा दिल्ली का शासक, दिल्ली पे एकमात्र हिंदू सम्राट, दिल्ली का शासन करने वाला एकमात्र हिंदू सम्राट, इस प्रकार की चीज़ें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास में आपको इस प्रकार से पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर गेस किया जाए कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में अगर कुछ एक ऐसी विषय वस्तु जो हर साल पूछी जाती है, या तो मध्यकाल से पूछी जाएगी या फिर प्राचीन भारत से पूछी जाएगी, वो है शब्दावली। पिछली बार भी शब्दावली पणी पूछा गया, ठीक है, पणी। उससे पहले सार्थवाह पूछा गया, यानी कि हर साल एक शब्दावली पूछी जा रही है। और यहाँ पर आपको प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में ऐसे शब्द आपको याद करना पड़ेगा। इन शब्दावली में मुझे लगता है कि ये फंसना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी अगर आपका किस्मत सही हो और अगर आपने बहुत सारी शब्दावली कवर कर ली, हालांकि मैं एक ऐसा सेशन लेके आ जाऊँगा जहाँ पर ये सारी शब्दावली कवर हो जाएगी उसमें, और अगर वो सारी शब्दावली में से कहीं एक फंस गया तो हमारा काम बन जाएगा। और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फाइटिंग होते हैं, हर किसी से नहीं होते। जो बहुत पढ़ के गया हो, विस्तृत पढ़ के गया हो, वो ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। और इसके लिए अगर आपको इतिहास के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स चाहिए तो मुझे लगता है कि लुसेंट जीके से अलावा आपको कुछ इतिहास में नहीं पढ़ना चाहिए। कि लुसेंट जीके जो है, इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लुसेंट ही बेहतर लगती हैं। आपको रामचरण शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम, इस प्रकार की चीज़ों का नहीं पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप लुसेंट बेहतर हैं। उसके अलावा आप कुछ करना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो या तो अगर आप घटना चक्र खरीदते होंगे, या फिर आप दृष्टि करंट अफेयर खरीदते होंगे, या फिर आप किसी भी कोई भी मैगजीन जो मंथली खरीदते होंगे, उसमें जो विशेषांक आते हैं वो विशेषांक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो विशेषांक अगर आप कवर करते हो तो उस विशेषांक में लुसेंट से भी बेहतर दिया जाता है। बात यह होती है कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य रहते हैं और लुसेंट में जो है डिटेल वाले तथ्य रहते हैं। वो सारे तथ्य याद करना मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप उसको लगातार पढ़ते रहते हो तो कहीं ना कहीं आप आंसर टिक करने वाले मोड में आ जाते हो। आपको मुँह जवानी याद नहीं करना है, आपको इस प्रकार से याद करना है कि कोई आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे और आपसे आंसर बन जाए, वैसे आपको याद करना है। तो लुसेंट जीके इज बेस्ट ऑप्शन यहाँ से
इतिहास है। और इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है हम आगे आने वाली सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन इतिहास जो है वो हमारी एक पूरी यूनिट है MPPSC प्रीलिम्स की, और वो 10 नंबर के आने वाली हैं। 10 नहीं आएंगे तो 8 से 12 आप मान सकते हो, 12 से मैक्सिमम जा सकते हैं, 7 या 6 से कम नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल दावा है। तो इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा से क्या है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े से उसको हाँ जीके के वर्जन में प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से नहीं, इतिहास का जीके पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा आपको कि साइंस का जीके किस प्रकार से पूछ रही है आजकल MPPSC प्रीलिम्स। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान की। संविधान और अर्थशास्त्र ये यूनिट 6 का हिस्सा है। यूनिट 6 में इन दोनों को मर्ज किया गया है, और यूनिट 6 में इन दोनों चीज़ों को बताया गया है कि यूनिट से एक यूनिट है और ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों आपको पढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि यूनिट 6 जो है वो यूनिट 6 में, क्योंकि अगर हम यूनिट के हिसाब से माने तो 5 नंबर का संविधान प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के अर्थशास्त्र से पूछे जाएंगे। यही यूनिट, यही हमारा सिलेबस कहता है, और हमें सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सिलेबस से उतना हिस्सा पहुंच जाता है जितनी कट ऑफ जाएगी। हालांकि सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है अर्थशास्त्र से क्वेश्चन कम कर दे और संविधान से ज़्यादा पूछ लिया जाए, या संविधान से कम कर ले और अर्थशास्त्र ज़्यादा पूछ लिया जाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो आयोग के पास ये था कि संविधान से, जो मैंने पिछली बार जो आपसे कहा था कि आयोग वाला जो चीज़ है वो आयोग संविधान से ही है, तो उन्होंने कहा क्या करा कि संविधान से थोड़े से प्रश्न यहाँ पे कम कर दिए, आयोग वाली एक पूरी यूनिट कर दी। लेकिन संविधान के कुछ बेसिक प्रश्न भी होते हैं, जैसे पंचायती राज से अगर आप क्वेश्चन देखते हो प्रीलिम्स में, तो हर साल पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर साल। पिछली बार भी LM सिंघवी वाला प्रश्न था, उससे पहले बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इस प्रकार से पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, स्थानीय शासन, स्वशासन के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों का अगर मैं आपको पूरी तरीके से यूनिट 6 आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे करवाऊंगा। यूनिट 6 में तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। हालांकि हाँ, MPPSC प्रीलिम्स को लेकर अगर हम चलेंगे तो मैं लगभग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करवा दूंगा। जितनी चीज़ें मैंने प्रीलिम्स के लिए कवर करी है, उतनी बहुत सारी चीज़ें उनमें से मैं आपको कवर करवा सकता हूँ। अगर प्रीलिम्स के लिए टाइम बचता है तो मैं, हो सकता है मैं सब का सब भी यहाँ पर आपको पढ़ा सकता हूँ। थोड़े संसाधन की कमी है, थोड़ा सा जो है सेटअप थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक समय जब मिलेगा तो इसको बड़ा किया जाएगा, और लॉकडाउन जब खुलेगा तो बड़ा किया जाएगा, और थोड़ी सी टीम बनाई जाएगी और उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। हाल ही में आपके लिए CSET के लिए भी एक फैकल्टी आने वाली है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन CSET के लिए आपके लिए लाया जाएगा। जो वन रक्षक की जो तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं यूनिट 6 से। तो इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से कभी इस प्रकार से आंकड़े से, डेटा से प्रश्न नहीं आते, तो हम क्यों पढ़ें? इसके लिए आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स के लिए कुछ पढ़ना है तो इंडिया का जो बजट है, एक तो इंडिया बजट, ठीक है, और एक MP बजट। ये एग्ज़ाम से पहले वाले जो बजट अभी जो है फरवरी में आया था, वही बजट काम करेगा इस 2020 वाली प्रीलिम्स के लिए। तो ये वाले जो बजट है, एक तो वो पढ़ लेना है। और इकोनॉमिक्स के लिए जो आपको, जैसे मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ना चाहिए, तो जो योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी हमारी, वो पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ना पड़ेगी। इकोनॉमिक्स के लिए पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्म हैं, वो थोड़ी सी अगर आप पढ़ लेते हो। इस बार गैर वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, इस प्रकार का सिलेबस में कुछ दिए गए टॉपिक हैं, वो भी हमें कवर करना है। तो इकोनॉमिक्स की मैंने बात करी। संविधान की अगर हम बात करें, संविधान से कहाँ से, तो संविधान की मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बात करी कि संविधान को लेकर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार कर लीजिए। ठीक है, समय ऐसा आ चुका है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं रह चुके हैं, आर्टिकल मतलब हो गए कि आर्टिकल आपको तैयार करने हैं। अब इसमें आप कितने छोड़ते हो, कितने तैयार करते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आर्टिकल को आपको विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। आर्टिकल का विस्तृत ज्ञान इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल तो आपको आयोग से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे संवैधानिक आयोग है, तो वो जो संविधान वर्णन है उन चीज़ों का, तो बहुत सारे आर्टिकल इधर से तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे आर्टिकल आपने पॉलिटी अगर पढ़ी होगी, तो आप अगर फिर भी अगर संविधान से भी अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, लुसेंट प्लस घटना चक्र या दृष्टि के लिए कुछ जो घटना चक्र या दृष्टि अगर आप लाते हो, दोनों में से कोई एक भी मैगजीन अगर आप लाते हो मंथली, उसमें विशेषांक आते हैं बहुत अच्छी तरीके से, या फिर घटना चक्र की स्पेशली क्विक सीरीज भी आती हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो वहीं से आपका संविधान क्लियर हो जाएगा MPPSC प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। आपको MPPSC प्रीलिम्स को टारगेट करना है, आपको UPSC का IAS नहीं क्लियर करना है, आपको IAS का मेंस नहीं देना है कि आप इतने ज़्यादा उस पर सोचने लग जाओ। आपको वहाँ से फैक्ट पूछा जाएगा, और वो जो फैक्ट हैं वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास विस्तृत ज्ञान है और अगर आपको फैक्ट नहीं याद है, तो फिर आपका जो है फंस जाएगा मसला। जैसे मैं बता देता हूँ, 2018 की प्रीलिम्स थी, जब मैंने पहली बार देने गया प्रीलिम्स, तो मैंने जियोग्राफी बहुत अच्छी काम किया। मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जियोग्राफी का नोट्स बनवाए, मैंने नोट्स भी पढ़े, सब कुछ किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फैक्ट था जो मैंने नहीं पढ़ा था,
वो था कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, और वो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, अब जब विस्तृत ज्ञान था तो वो उधरा गधरा रह गया, क्योंकि वो नहीं पूछा गया। पूछा गया दक्षिणतम पर्वत श्रेणी और वहाँ पर नहीं आपको आया, तो फिर वो कार्डमम की जगह आप नीलगिरी या फिर जो दूसरी अन्नामलाई ऐसे लगा के आ गए। तो इस प्रकार से मैं बात करता हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स में फैक्ट, एक फैक्ट अगर किसी सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, वो सब्जेक्ट का आपको विस्तृत ज्ञान है और सिवाय उस फैक्ट के, तो आपका पूरा सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो धरा का धरा रह जाएगा, पूरा सब्जेक्ट का ज्ञान। चलिए, तो संविधान के लिए भी आपको लुसेंट अगर आप तैयार करते हो तो बेहतर काम है। उसके अलावा संविधान में आपको अनुसूचियाँ पढ़नी है, अनुसूचियाँ सब आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, अनुसूचियाँ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अनुसूचिया के अलावा आर्टिकल, आर्टिकल हर साल दो आर्टिकल आते हैं, हर साल 2 आर्टिकल आते हैं। पिछले साल 243 किया आया था, उसके अलावा 149 आया था। उससे पहले अगर बात की जाए तो 371 के जो सब क्लोज है ABCD करके इस प्रकार से सब क्लोज आए थे। उसके अलावा एक और जो आया था उस साल 2018 वाली में, वो 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछी गई। तो हर साल आर्टिकल, एक बार आर्टिकल 17 आया, एक बार आर्टिकल 18 आया, इस प्रकार से हर साल आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल क्यों ना हम कवर कर ले, इससे हमारे 1 या 2 नंबर हमारे कवर हो जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या पढ़ना है, तो संविधान के जो भाग के नाम हैं, वो भाग के नाम जो 22 भाग हैं, वो 22 भाग के नाम हमें याद होना चाहिए, सारे भाग के नाम, और वो याद हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। जैसे पहले जो भाग है उसका नाम है संघ, उसका राष्ट्रीय क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरे भाग का मूल अधिकार, चौथा नीति नियोजक तत्व, पांचवा राष्ट्रपति जो संसद है उसमें, फिर छठा जो राज्य की कार्यपालिका, सातवां भाग निश्चित है, कुछ भी नहीं दिया गया है, आठवां अनुसूचित क्षेत्रों के लिए दिया गया है। इस प्रकार से आपको 22 के 22 भाग आपको याद होना चाहिए। चलिए, ये तो आपको बेसिक चीज़ें हैं कि ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पॉलिटी में अच्छे नंबर लाना है तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल, संविधान के 22 भाग के नाम और अनुसूचियाँ, ये आपको याद होना चाहिए। ये यूपीएससी भी मांगती है, MPPSC मांगती है। कोई भी राज्य का PCS एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें GS यानी जनरल स्टडीज़ वाला क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे, आप खुद सर्च कर लीजिए। ये कॉमन चीज़ है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और ये आर्टिकल मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल की संख्या मेरे पास बहुत है कि मैंने मुँह ज़बानी आर्टिकल बहुत ज़्यादा याद कर रखे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्यों ना हम यहाँ से कवर ही कर लें। ऐसा नहीं कि आर्टिकल पढ़ ही रखें और हमारे नंबर भी नहीं आए, ऐसा नहीं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। 1 नंबर से या 2 नंबर से आप चुक गए, फिर हो सके 1 साल एग्ज़ाम ना हो, 2 साल एग्ज़ाम ना हो, कब हो, ठीक है, हो जाए कभी 1 साल में 2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण से मैं बोलता हूँ कि जो आने वाला क्वेश्चन है ना, जो आएगा ही आएगा, वो पूछा जाता है, वो हमें कर लेना चाहिए कवर। तो संविधान से मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक्स से मैंने बताया आपको, ये जो दोनों है वो भी लगभग 10 नंबर से आपको पूछी जानी है। उसके अलावा जियोग्राफी का एक पूरा क्वेश्चन है, और जियोग्राफी में जैसे इतिहास की बात करें तो इसमें मैंने आपको मध्यकालीन, प्राचीन और मॉडर्न बताया, लेकिन विश्व इतिहास का प्रीलिम्स में कोई काम नहीं रहता। अब तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस में भी कोई काम नहीं है। एक बार फिर बता देता हूँ, विश्व इतिहास को MPPSC प्रीलिम्स और MPPSC मेंस नहीं पूछती है। ठीक है, अब जियोग्राफी में क्या होता है, जियोग्राफी का दोस्तों क्या होता है कि जियोग्राफी में आपको पूछा जाएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी भी पूछी जाती है। ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम डिलीट ही कर देते हैं। चले, वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड से जियोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। इंडिया जियोग्राफी भी पूछी जाएगी, यहाँ से भी आपको विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। प्लस MP की जियोग्राफी भी पूछी जाएगी। ठीक है, यानी कि हर जगह का भौगोलिक ज्ञान, वैश्विक स्तर का भौगोलिक ज्ञान, भारतीय स्तर का भौगोलिक ज्ञान और मध्य प्रदेश स्तर का भौगोलिक ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान आपको, भौगोलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, अब जियोग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें कवर करना चाहिए और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो ऐसा क्वेश्चन एक जो आता ही आता है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट होता है, फंस जाए तो फंस जाए, वरना नहीं भी फंसे। ठीक है, वैसा वाला क्वेश्चन है, और वो है मैपिंग। अगर आपकी मैपिंग अगर अच्छी है, अगर आपकी मैपिंग अगर अच्छी है, अगर आपको मैप अच्छी तैयार कर रखा है, तो आपको जियोग्राफी में अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैपिंग से ही पूछे जाते हैं। चाहे आप जैसे कजाकिस्तान, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो एक कैस्पियन सागर की सीमा किससे टच नहीं होती। ठीक है, तो आपको इन सागरों की, जो सागर के आसपास जो देश हैं, जैसे कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, उसके अलावा फिर आपको मेडिटेरियन भूमध्य सागर तो है ही है, उसके अलावा आपको जो आर्कटिक सागर या फिर
जो वैश्विक स्तर पे जो देश हैं, वहाँ के पर्वत हैं, उन पर्वत पर जो पठार हैं, कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, सबसे बड़ी नदी यूरोप की, इस प्रकार से प्रश्न वहाँ पर जीके का लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो सेशन है, अगर ये जो आपका मैपिंग वाला पोर्शन अगर आपका कवर है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके लिए भी मैं लगभग इन चारों चीज़ों के लिए तो मैं आपको लूसेंट ही सजेस्ट करूँगा। या लूसेंट के अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप घटना चक्र या दृष्टि का या जो आपकी जो मैगजीन पढ़ते हो उस मैगजीन में जो विशेषांक आता है वो विशेषांक आपको पढ़ना है। वो विशेषांक अगर आप पढ़ लिए और लूसेंट अगर आपने कवर कर लिए तो आपका प्रीलिम्स वाला जो सेक्शन है वो आपको MPPSC प्रीलिम्स में वो आपसे पूछा जाएगा और आप वहाँ से आंसर लगा सकते हो। इकोनॉमिक्स से बात हो गई, इतिहास से बात हो गई, संविधान से बात हो गई या जियोग्राफी से बात हो गई, हर प्रकार से हमने इन चीज़ों को समझा है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं साइंस की। ठीक है, साइंस की बात करते हैं। साइंस में इस बार इन्होंने क्या किया कि यूनिट नंबर 7, पहली बात तो यूनिट बता दूं मैं आपको, यूनिट नंबर 7 इन्होंने सिर्फ साइंस नहीं दिया। हम पहले जो हमारे जो सिलेबस का हिस्सा था वो था साइंस। साइंस में हम क्या पढ़ते थे? साइंस में हम रासायनिक ज्ञान पढ़ते थे, भौतिक ज्ञान पढ़ते थे, बायोलॉजी का ज्ञान पढ़ते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि स्पेशली टॉपिक बता दिए गए हैं, जैसे मानव संरचना बताया इन्होंने कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो मानव संरचना पढ़ना है, तो मानव संरचना। इस प्रकार से साइंस में जो टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा काम डिफिकल्ट इन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें थोड़े से जैसे पोषण वाला हिस्सा डाल दिया, ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम वगैरह हिस्से डाल दिए, वो सारी चीज़ें, जैसे आशा का फुल फॉर्म पूछ लिया, जो आशा कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, एक्रोडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, आशा। तो इस प्रकार से जैसे आशा का आपने आशा का जो इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। आशा जो आपको लगता ना एक्रोडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये जो ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो उनका फुल फॉर्म हो गया। या फिर जो इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष चलाया है वो MP में, वो 2.0 कब से लागू किया गया, 1.0 में क्या था, 2.0 में क्या अंतर आया, ठीक है। स्वच्छ जल का जो मिशन चलाया है, जो जल जीवन मिशन चलाया है, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको कवर करना होगी। लेकिन ये कहाँ से पूछी जाएगी? ये मुझे लगता है कि अधिकतर MP के स्तर पूछी जाएगी, न कि भारतीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम पूछी जाएगी, MP के स्तर का इस यहाँ पर ज्ञान मांगा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से कवर करना पड़ेगा, बायोलॉजी आपको कवर करना पड़ेगा, जो उन्होंने सब्जेक्ट बताया कम से कम वो तो कवर करना ही करना है। उसके अलावा वहाँ पर बायोलॉजी जैसे मानव संरचना उन्होंने पूछी, मानव शरीर की संरचना, तो वो कोई संरचना पूछने नहीं बैठ जाएंगे या फिर कुछ अलग से पूछने नहीं बैठ जाएंगे। वहाँ पर वो सीधा सा पूछेंगे कि मानव, जैसे पिछली बार पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मुझे लगता है कि MPPSC ऐसा ही करती है। वहाँ पर GK वाला क्वेश्चन पूछती है, न कि साइंस पूछती है। क्योंकि अगर MPPSC साइंस पूछना चाहती ना, तो मुझे लगता है कि वो जो न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उस प्रकार से प्रश्न पूछने बैठ जाती है। हालांकि एक आध प्रश्न जब हम 2017 का पेपर देखते हैं तो एक प्रश्न ऐसा मिलता है, लेकिन उसके अलावा ये अपवाद स्वरूप है, ये नहीं इतने ज़्यादा स्तर पर नहीं आते। फिर भी आयोग ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो हमें सिलेबस में दिया गया है हमें वही करना है। तो साइंस के लिए भी आप जो है लूसेंट बहुत बेहतर है, ठीक है। उसके अलावा साइंस जो आप विशेषांक पढ़ते हो कहीं से, या फिर साइंस के लिए आप किसी कक्षा ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप साइंस के लिए स्पेशल कोई बुक ला के पढ़ सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। मार्केट में बुक आती है साइंस के लिए स्पेशल, वो भी आप ला के पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा जो इतना पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन है कि आपको क्लियर करवा देगा। लेकिन फिर भी साइंस के लिए आपको यूनिट 7 के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी, कौन सी भी बुक लो, लेकिन यूनिट 7 के लिए आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट 7 थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट मामला फंस चुका है इस बार यूनिट 7 का, ठीक है। उसके बाद जो भी बचता है, जो बचा कुचा ज्ञान है, वो विविध ज्ञान है। विविध ज्ञान कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये जो अपने पास जो लूसेंट है उसके पीछे का जो विविध ज्ञान है वहाँ से। अब लोग पूछते हैं कि विविध ज्ञान से MPPSC में क्या पूछा जाता है? कुछ तो नहीं पूछा जाता। जो सिलेबस दिया है, सिलेबस में विविध ज्ञान दिया ही नहीं है, तो क्या पूछा जाएगा? लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि विविध ज्ञान ही पूछा जाता है। 3 या 4 या 5 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, क्योंकि जब इन यूनिटों में कुछ क्वेश्चन काट दिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाते हैं, या फिर वो जो हम यहाँ से नहीं पढ़ते हैं वो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछते हैं, लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ पाते तो वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे पिछली बार का अगर आपने प्रश्न देखा हो तो आपको क्या पढ़ना है, पिछली बार के अगर आपने देखा हो प्रश्न पत्र, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि भारत निर्वाचन आयोग की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, जो रमा कुमारी का जो प्रश्न आया था वो यहीं से आया था। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं वो विविध ज्ञान से बनते हैं। तो आपको भारत का सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, बड़ा, नीचा, इस प्रकार से जहाँ से इफेक्ट आपको मिले वो आपको पढ़ लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। वैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं तो हमारे मुँह ज़बानी ये चीज़ें याद रहती हैं। तो आज के लिए जो था ये इतना ही सेशन था,
और इसमें जो मैंने आपको बताया है कि इतिहास कैसे कवर करें, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, और इन सारी चीज़ों का मैं आपको पूरी जैसे एमपीजीके के लिए मैं आपको पूरा लेके आऊँगा कि एमपीजीके कहाँ से कौन कौन से टॉपिक एमपीजीके में जो है वो पूछे ही जाते हैं। जैसे बात की जाए परिवहन की एमपी की, तो एमपी का परिवहन हमेशा परिवहन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी के परिवहन की बात अगर उसके अलावा एमपी की कुछ बात की जाए तो एमपी में जो मेले लगते हैं उन मेले में लगातार पिछले 2 सालों में 2 प्रश्न आए हैं। एमपी की जो ऐतिहासिक धरोहर इस बार स्पेशल दी गई है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक हमको पहले करना चाहिए, या फिर अगर आपने कर लिया है तो इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। तो यही था आज का सेशन। धन्यवाद। सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।